स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। तो चलिए, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था कल 20 प्रश्न, आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं। 21वें प्रश्न से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमने कहा था कि 50 क्वेश्चंस आपको कराने हैं, तो हम उसको कराने के लिए तैयार हैं। और हमने कल पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी कराए थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी जानकारी के लिए भी आवश्यक है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी आवश्यक है। तो आप सभी जुड़े रहिए, एपीजे क्लासेस से बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रश्न नंबर, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम ठीक क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए, ना तो एथनोइक अम्ल है, ना तो मेथेनाइक अम्ल है, ना सॉरी ना तो मेथेनॉइक, ना तो प्रोपेन, ना तो इनमें से कोई। इसमें से क्या है? एथनोइक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। चलिए, IUPAC नामकरण हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है IUPAC नाम। और pH मान भी अभी हमको बताना है। तो हम जब इस क्वेश्चन को पूरा कराने के बाद, जब हम पूरा करा लेंगे, तो आपको हम pH मान निकालना और IUPAC नामकरण करना आपको सिखा देंगे। चलिए, जैसा कि इसमें इस प्रश्न में आपको उत्तर दिया गया है, ठीक है। चलिए, 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को, कल हमने एग्जाम्पल आपको दिया था। कोई, ये देखिए लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र यानी पेपर को लाल कर देता है, इसका मान कितना होगा? कल हमने एक क्वेश्चन और बताया था आपको, इसी क्वेश्चन के आधार से क्या बोल रहा है? कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को, यानी इस लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल रंग कर देता है। लाल रंग अर्थात, रुक जाइए, हम लाल रंग करके बताते हैं। चलिए रुक जाइए, थोड़ा समय लगेगा। लिटमस पेपर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको हम बता सकते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक। चलिए, ये कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा? देखिए, ये है नीला लिटमस पेपर, ठीक है। इसको किसी विलयन में ये कहने का अर्थात विलयन में, कोई विलयन है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कोई घोल लेते हैं, विलयन लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है नीला लिटमस पेपर। अब इसको क्या करेंगे? इस विलयन में क्या करेंगे? डाल देंगे। इस विलयन में जैसे ही डुबोए और डुबो के निकाला हमने, कुछ समय पश्चात आपको ये जो नीला लिटमस पेपर था वो किस में बदल गया है? अब लाल लिटमस पेपर में बदल गया है। किस में बदल गया है? लाल लिटमस पेपर में बदल गया है। तो वही पूछ रहा है, तो इसका pH मान कितना होगा? ना तो 8 होगा, ना तो 7, ना तो 10। इसका मान कितना होगा? 5th। कितना होगा? 5th। आपको पता होगा ये है अम्लीय, सॉरी उदासीन और क्षारीय, ठीक। तो इसका मान जब ये 5 है तो 7 से कम है, इधर की ओर है, तो क्या है? अम्लीय, ठीक है। हमने अम्लीय लिखना है, ठीक है, ये अम्लीय है, ठीक। चलिए, इसका pH मान कितना है? 5th। चलिए, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख भी पा रहे हैं, यहाँ देखिए, दिया है
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक दिया है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, का प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल रिसोर्सेज निम्न में से किस में पाया जाता है, या निम्न में क्या है? यानी इन सब में से संतरा, टमाटर, सिरका और किमली में से इमली। तो अब देखिए, अब इसमें बताइए, इमली कहने का अर्थात यह है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है यानी जो एसिड है वो नेचुरल रिसोर्सेज में कहाँ, कौन से नेचुरल रिसोर्स में पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है कि इमली में? यानी कहने का अर्थ कि इमली में किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? एक सेकंड, पहले हम इसको सही लिख देते हैं। ठीक, चलिए। कहने का अर्थात यह है कि ना तो संतरे में पाया जाता है, ना तो सिरके में, ना तो इमली और किमली में, ना अब पाया जाता है किसमें? टमाटर, टमाटो में। टमाटो में पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, चलिए। ये बहुविकल्पित प्रश्न बनते हैं और जो 20 प्रश्न आते हैं बस यहीं से आते हैं और यही सब प्रश्न रहते हैं। देखिए ये जो कि आंसर में पहले से पिन है, यह देखिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। कहने अर्थात अब अगला है हाँ, ये क्वेश्चन है। दिया है 24 नंबर क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर यानी खंडित होकर अलग होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है कि जलीय विलयन, मान लीजिए कोई जलीय विलयन है, ठीक है, ठीक, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। किसकी वजह से? धारा प्रवाहित करने की वजह से वियोजित होकर अलग होकर क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो अभिक्रिया, ना तो वियोजन अभिक्रिया, इसमें से क्या होगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया इसे बोलते हैं। कब क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं? इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया कब बनता है, तो आप बता सकते हो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए। अम्ल तथा भस्म, उस समय बताया था क्षार भस्म। ठीक, चलिए। अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन में विद्युत के होते हैं क्या? कुचालक होते हैं। अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं क्या? कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, ज्ञात नहीं है, या इनमें से कोई? ना तो ये और इसमें क्या होते हैं? आपके सुचालक होते हैं, ना कि कुचालक। ठीक है, तो इसमें से सुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहने का अर्थात अम्ल तथा भस्म यानी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं? यानी जो अम्ल है और क्षार है, इसके विलयन में
क्या होते हैं? विद्युत, मतलब जब अम्ल यानी एसिड और अम्ल और क्षार को जब जली विलयन में मिलाया गया यानी जली विलयन बनाया गया तो उसमें विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है या कुचालक? करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? तो आपको बस वही पूछ रहा है, कहने का अर्थात तो क्या होता है, वह सुचालक होता है, ना कि कुचालक। चलिए अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह 26 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन भी इसमें कुछ शामिल है, एक आध दो, क्योंकि इतने छोटे प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में। चलिए ये क्या है? फार्मिक अम्ल नहीं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता, ना तो सिट्रिक ना तो टार्ट्रिक। इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड क्या पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। ठीक, देखिए नीचे आंसर भी दिया। इमली और अंगूर में कौन सा? देखिए आराम से इन सब प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको ज्ञात भी होना चाहिए। जब आप केमिस्ट्री साइंस पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए नॉर्मली। चलिए, इमली और अंगूर, यानी जो इमली है, सॉरी पर इमली थोड़ी कला मेरा थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आपने देखे होंगे, ठीक है, बने रहते हैं, अब इतना तो मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है। चलिए, कहना है कि अर्थ यह है कि इमली और अंगूर का कौन सा अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहने का अर्थात इमली और अंगूर इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। एसिटिक अम्ल ना, सिट्रिक नहीं, मैलिक अम्ल बिल्कुल नहीं, टार्ट्रिक अम्ल। क्या? टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चल चलिए देखिए आंसर भी दिया गया है। अगला है 28वां नंबर है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए 28 नंबर, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में बेंजोइक अम्ल बिल्कुल नहीं। सेब ने तो आप सभी जानते होंगे, पर ये सेब की पत्तियां जो हैं पता नहीं कैसी होती है। जो एप्पल है, जो सेब है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ना तो बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड पाया जाता है, ना तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चंस है जो कि थोड़े इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, और जिनको समझना और जानकारी के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे। चलिए आंसर में दिया है मैलिक। तो देखिए अब दिया है घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अब ये चैप्टर थोड़ा सा अब हो गया ना, अब थोड़ा भारी लग रहा है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए दिया है घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे घास हो गया, कोई भी घास है, ठीक है, ये पत्ता है, ये पत्तियाँ है, ठीक है। ये घास और पत्तियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, यह इसमें पूछ रहा है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक बिल्कुल नहीं,
बेंजोइक, ये नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, बेंजोइक ही पाया जाता है, क्योंकि वही हम देख रहे हैं यहाँ बेंजोइक हमने जब लगा दिया नहीं तो हमको डाउट होने लगा, तो हम आंसर शीट देख रहे थे। चलिए कोई बात, चलिए बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ना कि नाइट्रिक और सिट्रिक टार्ट्रिक, कुछ भी इसमें से इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता बेंजोइक अम्ल, क्योंकि हमने लगाने के बाद जब गलत लगा दिया तो हमको डाउट होने लगा भाई बेंजोइक ही पाया जाता है। चलिए हो गया, ये बेंजोइक अम्ल पाया जाता है किसमें, घास और पत्तियों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला दिया है लैक्टिक अम्ल, चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज में कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है नहीं, सिरके में नहीं, टमाटर में बिल्कुल नहीं, दही में पाया जाता है, जो कि दूध से बनता है। अब बनने का प्रोसेस तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे दूध से दही बनता है, ठीक है, दूध से अब कैसे दही बनता है वो सब जानिए। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में यानी जो आपके घर में मौजूद होता है जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है वो कौन सा है, दही। आप सबके घर में दूध जरूर होगा तो उससे दही जो जरूर बनती होगी और आपने खाया भी होगा, ठीक है, तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए इसमें लिखा है 31 में, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक, बिल्कुल सही। बेंजोइक, ऑक्जेलिक, नाइट्रिक, इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से क्या फार्मिक एसिड पाया जाता है। चल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो फार्मिक अम्ल, क्योंकि आप सब चींटी तो आपने देखा होगा आमतौर से, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई बताओ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है, विदाउट डाउट आप बता सकते हो किसी को। चलिए अच्छा एक ऑप्शन से यहाँ पर है ना, दिख नहीं रहा होगा, चलिए फिर भी ये है 32 नंबर, ये डी नंबर डाल दीजिए टमाटर में। तो चलिए निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाए, देखिए अब वही है, नेचुरल रिसोर्सेज में पूछ लिया था आपसे पहले ही प्रश्न में, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन अभी कराए हैं उन्हीं में से देखिएगा, वो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, रिवाइज कर दिया, थोड़ा सा रिपीट कर दिया, बस थोड़ा सा बदल दिया, नेचुरल रिसोर्सेज की जगह क्या डाल दिया, डायरेक्ट ए डाल दिया, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आपको तो से पता है टमाटर में अभी हमने पीछे बताया ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन को आप 2 बार से बना सकते हो कि किस प्रकार से ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, हाँ सही है। चलिए कभी कभी 33 खट्टे फल जैसे संतरों, नींबू, संतरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल, ना तो टार्टरिक, ना तो ऑक्जेलिक, ना तो बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं, केवल क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सॉरी सिट्रिक अम्ल केवल पाया जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थों में कोई भी आपसे पूछ ले, खट्टे फलों और संतरों, नींबुओं में कौन से, जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल आप बता सकते हो आसानी से। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए फिटकरी फिटरिक व सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें भी नाइट्रिक पाया जाएगा, इसमें कौन सा पाया जाएगा, इसमें नाइट्रिक, ना तो सल्फ्यूरिक, ना तो सिट्रिक, ना तो बेंजोइक, इसमें फिटकरी व सोडा में कौन सा पाया जाता है अम्ल, कौन सा पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपको क्यों लर्न करने हैं, इसमें कुछ है नहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता। हरा कोशिका में कौन सा
हरे कोशिका सॉरी हरा कोशिका सॉरी लगता है इसमें कुछ एरर है। ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, तो शायद यहाँ हरा कोशिका या हरी पत्ती होनी चाहिए, इसमें तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए फिर हाल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दांतों के क्षय कब प्रारंभ होते हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए इसमें दिया दांतों का क्षय कब यानी गिरना झरना प्रारंभ होता है कब, जब क्या होता है, मुंह के पीएच मान 5 से अधिक होने लगते, बिल्कुल नहीं। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने लगे, कम होने लगे, सही बात है। मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये वाला सही है। मुंह का जो पीएच मान 5.5 से कम होने लगेगा तो आपके दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आंसर भी ऐसा दिया गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने अभी रिएक्शंस कुछ पढ़ाए थे आपको पिछले क्लासों में, जो हमने लेक्चर्स बनाए थे, तो उसमें हमने बताया था आपको कि संगमरमर का फार्मूला पूछ रहा है बस, तो वही संगमरमर उसमें आया था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, ना कि MgCO3, ना कि HCO3 का होल थ्राइस, ये भी नहीं। ठीक, चलिए इसमें से CaCO3। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप जानते हो, 7 लिखो। अब बोल रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 लिख दिए, बस कहानी खत्म। 7 होती है, बिल्कुल नहीं, ये तो उदासीन होता है। 7 से कम होता है या बिल्कुल। भाई इधर आओगे आप तो इधर तो अम्लीय होगा, आपको पता है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, 7 से कम। 7 से अधिक बिल्कुल नहीं हो तो क्षारी में चले जाओगे, आप क्षारी में चले गए। ठीक, अब देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से क्या होगा, 7 से कम होता है क्या? अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान अगर कोई पूछ ले अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? चलो देखो, बोल तो कह रहा है, तो दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है, यानी कौन सा क्रिया किया जाता है? अपघटन होता है या फिर उत्सर्जन होता है, या किण्वन होता है, अपचयन होता है? अपचयन नहीं होता है, ना तो अपघटन होता है, ना तो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? केवल किण्वन की वजह से दूध से दही बनता है। अगर उसमें कीटाणु, कहने का था किण्वन, कहने का अर्थात अगर उसमें अगर किण्वन रहेंगे तो ही क्या हो सकता है, दूध से दही बनता है। और आपको पता है दही में सबसे ज़्यादा किण्वन पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? क्या था क्वेश्चन, यहीं पर आएगा क्या? सोडियम पढ़ा देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, जैसे सोडियम कार्बोनेट है उसका जलीय घोल बना लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है में मिथाइल ऑरेंज का घोल, या मिथाइल ऑरेंज का, ये मिथाइल ऑरेंज, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और मिथाइल कार्बोनेट के, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ कर बोल क्या रहे हैं उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद उसको टिक करेंगे कि कौन सा विकल्प उचित है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, दिया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल, ये है सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल हमने रख लिया। फिर उसके बाद बोला में, इसी में
मिथाइल ऑरेंज का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल बना लीजिए को इसमें सोडियम कार्बोनेट में मिलाने पर घोल का रंग, मतलब जब आप मिथाइल ऑरेंज को की घोल को आप जब सोडियम कार्बोनेट में मिला दिए तो जो ये घोल है किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, बस वही चीज़ ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कितना बड़ा लिखा था, लेकिन हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का घोल और मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है मिथाइल ऑरेंज के घोल को इसमें पलट दीजिए, इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे, डालने के बाद पूरा सोडियम कार्बोनेट और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, एक में मिक्स हो जाएगा। जब एक में मिक्स हो जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रंग कैसा हो जाएगा इस विलयन का, वो पूछ रहा है। तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, पीला हो जाएगा, ना कि लाल होगा, ना तो हरा होगा, ना तो मेला, ठीक। कैसा होगा, पीला होगा। सोडियम कार्बोनेट और मिथाइल ऑरेंज के जलीय विलयन यानी घोल को जब आपस में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन, कोई कोलाइडी विलयन है में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या, वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव। जी देखिए टिंडल प्रभाव, ठीक है, ना कि किंडल प्रभाव। क्योंकि देखिए जब डाउट होता है तो टीचर को भी लगता है कि हाँ देख लेना चाहिए बच्चों को, आप अगर बता रहे हो तो आप सही बताइए। चलिए क्या है, जब कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय प्रभाव बिल्कुल नहीं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ना कि किंडल प्रभाव, ना तो किंटल प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है, देखिए फिर पूछ रहे हैं, चलिए पूछा है 43 क्वेश्चन नंबर, बोला है कॉफ़ी का पीएच मान कहता है। भाई जो कॉफ़ी पिया जाता है आजकल ट्रेंड में चल रहा है, कॉफ़ी चाहिए मम्मा कॉफ़ी, एक कॉफ़ी बना दो मेरे लिए। ठीक है, ये देखिए शायद बन जाए मुझसे, कॉफ़ी तो नहीं बनेगी लेकिन मग हो सकता है बन जाए, ऐसा कुछ रहता है। इसमें स्टिकर लगा देते हैं थोड़ा, लड़के बोलते हैं आजकल मॉम कॉफ़ी चाहिए, ठीक कॉफ़ी पियेंगे, तो भाई कॉफ़ी पीते हैं। देखते हैं ये जो कॉफ़ियाँ बनाई जाती हैं, ये कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, इसको आपको बताना है ना। तो ये अम्लीय मतलब इसका पीएच मान बताना है। तो पीएच मान कितना है, 6 है कि 7 है, बिल्कुल नहीं, 8 है बिल्कुल नहीं, इसमें से क्या है 5th यानी 5 है। पीएच मान निश्चित है इसका, कॉफ़ी का कितना होता है 5th यानी 5 होता है। चलिए कॉफ़ी का पीएच मान, हम तो कॉफ़ी पीते नहीं कभी, हाँ कभी कभी चाय पी लेते हैं कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में यानी जो ये नीचे दिया गया ये है वो ऑप्शन है, इसमें से किस की प्रकृति अम्लीय है, यानी एसिड है, ठीक है, यानी एसिडिक यानी एसिड प्रवृत्ति है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति यानी नेचुरल, यानी जो उसकी प्रकृति क्या है एसिड है, ठीक है, अम्लीय है। ना तो एंटासिड, ना तो चूना जल, ना तो मानव रक्त, इसमें से लाइम जूस क्या है, इनमें से लाइम जूस, हाँ ठीक है,
क्वेश्चन सही है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, यानी नीचे दिए गए प्रश्न ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, तो इनमें से क्या है, लाइम जूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए दिया है नीचे, क्या है 44 54 45 फिफ्थ नंबर दिया गया है, यानी 45वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, व्यंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, यानी व्यंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई गई, यानी ये मान लीजिए व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराई गई सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस यहाँ से निकलेगा, तो इसमें से Cl2 क्लोराइड, क्लोरीन, सॉरी क्लोराइड बोल रहे थे, क्लोरीन Cl2, ठीक है, Cl2 क्या होगा, इसमें से गैस निकलेगा। ठीक, गैस क्या हो गया, उत्सर्जित होकर निकलेगा। चलिए, कहने करता है व्यंजक चूड़ और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आपस में अभिक्रिया कराई गई थी कौन सी गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, Cl2। ठीक है, चलिए अगला दिया है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ये हमने अभी प्रश्न भी पढ़ाया था जब हमें चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन आया था, हमने क्वेश्चन भी बनाया था उसको और बताया था उसमें से थ्योरम से मैंने प्रश्न निकाल कर आपको दिया था कि देखिए ये प्रश्न बन सकता है। तो चलिए देखिए बन गया है ये। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए पदार्थ उपयोगी है, इनमें से कौन, धावन सोडा बिल्कुल नहीं, बेकिंग सोडा ये भी नहीं, फिटकरी ये भी नहीं, क्या है, व्यंजक चूड़ जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जैसे टंकियाँ होती हैं ईंट से बनाई जाती हैं और टंकियाँ हो सकती हैं और प्लास्टिक्स होती है, तो उसमें अगर जीवाणु से रहित रखना है उस टैंकी को, जल में जीवाणु ना हो, तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, व्यंजक चूड़ आपको डालना पड़ेगा। तो उसमें व्यंजक चूड़ आप अगर डालते हैं तो जल क्या हो सकता है, जल क्या होगा, जीवाणुओं से रहित बना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है क्वेश्चन, बहते हुए रथ को रोकने, रक्त है, रथ यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, दिया है 47 नंबर दिया है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन सा है, इसमें से फिटकरी, धावन सोडा, खाने का सोडा, नौसादर ये भी नहीं, धावन सोडा ये भी नहीं, फिटकरी कौन सा है, कौन सा उपयोगी है, देखिए आंसर भी इसमें दिया है फिटकरी, ये देखिए क्या दिया है, फिटकरी। कहना करता है बहते हुए रक्त, ये रक्त है, रथ लिख दिया, मिस प्रिंट है, रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, कौन सा है, खाने का सोडा बिल्कुल नहीं, नौसादर बिल्कुल नहीं, धावन सोडा ये भी नहीं, फिटकरी आपको रक्त के बहाव को, बहते हुए को रोक सकता है फिटकरी। ठीक है, चलिए अगर रक्त आप कट गया है कहीं पर मान लीजिए, तो वहाँ पर अगर फिटकरी रखते हैं तो क्या हो सकता है, आपके रक्त के बहाव में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, बंद हो सकता है। चलिए अब दिया है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 48 नंबर प्रश्न, चाय में कौन सा, देखिए अभी कॉफ़ी की बात चल रही थी और अभी कॉफ़ी की बात चली थी, अभी चाय आ गया आपके पास। चलिए जो टी है, ये चाय है, वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल, ना तो सिट्रिक अम्ल, ना तो मैलिक अम्ल, ना तो नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए आंसर के चलते टैनिक अम्ल, क्या दिया है, टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल, अरे याद कर सकते हो ना टैनिक एसिड कहने करता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक, टी
टी बोलते हो आप सब, चाय बोलते हो टी, तो क्या अब टी बोलते हो तो टी से याद कर लो, टैनिक अम्ल, टैनिक एसिड पाया जाता है, सीधी सी बात है। टी बोलते हो तो ये याद हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी चले चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2 बिल्कुल नहीं, CaO नहीं, CaOCl2 ना कि CaCl, ये बिल्कुल नहीं, ये होगा CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण अभी ऊपर आया था आप में, अभी हमने प्रश्न कराया है, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला सवाल है आपको दिया गया है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? जैसे नींबू के खट्टेपन को स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा? एक पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, उदासीन बिल्कुल नहीं। एक पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचे हो, वो तो खुद अम्लीय है, तो ये क्या करेगा? चीनी बिल्कुल नहीं, तो मीठा है भाई। एक पदार्थ जिसका pH मान क्या हो? 8 से, यानी 8 से क्या हो? अधिक हो, 7 नहीं 8 से अधिक हो। ये pH स्केल पर जब आप रखेंगे तो 7 आया, 8 आया, तो 8 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी जाकर आप नींबू के खट्टेपन के स्वाद को आप क्या कर सकते हो? आप बदल सकते हो, ठीक है, खत्म कर सकते हो। चलिए, एक पदार्थ जिसका pH मान क्या हो? 8 से अधिक हो, उससे नींबू के खट्टेपन को क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था 50 क्वेश्चन आपसे कराएंगे, हम कराएंगे। तो चलिए, ये 51 है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है, प्रिंटेड कर दिए हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न 51, शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, करते रहते हैं, नहीं करते हैं? शुद्ध जल विद्युत का संचालन करते हैं बिल्कुल नहीं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, रुकता है, कभी करता है, यानी संभावना नहीं है, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं, ज्ञात नहीं है, नहीं करता है। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का संचालन नहीं करता है, ठीक है। चलिए आंसर भी इसमें दिया गया है। चलिए 51 क्वेश्चन, हमने लगता है एक ऑफर चल रहा था दीपावली का, एक तो अलग से प्रिंट हो गया। चलिए, तो स्वागत है फिर से एक बार एपीजे क्लासेस में आप सभी का। तो बने रहिए हमारे एपीजे क्लासेस के साथ और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे इस बार क्लास 10th में हैं, ताकि उनको भी मदद मिल सके आपकी तरह, कि वो भी क्या कर सकते हैं, इस साइंस में इम्प्रूव कर सके, अपने साइंस को बेटर बना सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।